खत्म भाई, खत्म। मैं क्या 4 दिन में मैं एक अशहद हसन सिद्दीकी, अशहद हसन सिद्दीकी, अशहद, अशहद, लास्ट में हेलो, आवाज आ रही है?
Please turn off your mic. Students, 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 please turn off your mic. Please turn off your fucking mic. Please turn off your fucking mics. Please fuck off. जी अगर मैं ख्याल से कनेक्टेड हूँ। मैं देख लेता हूँ। हाँ यस यस ठीक है। तो मैं कनेक्टेड हूँ राइट। अच्छा अब मैं जरा पार्टिसिपेंट को पहले म्यूट जरा सबको कर लें। आप अपने एंड से कर सकते हैं। ठीक है मैंने म्यूट कर दिया बट वो अभी भी बीप कर रहा है पीरियडिकली। नहीं बच्चे भी बीप कर रहे हैं। सही है। तो वैसे तो मैंने म्यूट ऑप्शन ले लिया है बट मुझे
कौन सा चेक? अच्छा अच्छा, ओके, सही 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 है। वैसे तो आते जा रहे हैं और वो म्यूट होते जा रहे हैं, ये तो है। हाँ, और चलो क्लास की बात कर लूंगा, क्योंकि अभी तो जब बच्चे आ रहे हैं तो फिर वंस ये सारी सेटिंग हो जाए ना, तो ठीक, सही सही, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं ख्याल से मैं कनेक्टेड हूँ बच्चों के साथ, तो ओके मैं शुरू करता हूँ बस 5 मिनट में। तो आप हैं ना, एज गेस्ट रूम में है ना आप? अच्छा, बस ये चेक कर लीजिएगा कि आवाज़ क्लियर है, ये सब चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो ये सब चीज़ें चेक करिए। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। दूसरी बार मुझे अंडे वाला बर्गर। अब तेरा फोन नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय फर्स्ट क्लास। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही होगी। जी आ रही है। लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए मुझे बेटा। चलें, अच्छा तो बेटा क्लियर नहीं आज आ की रही। फर्स्ट क्लास में तो हम टेस्ट कर रहे हैं कनेक्टिविटी का और बाकी सारे ऑप्शंस का। होपफुली ऑनलाइन क्लासेस करें पूरा टर्म। मैं अच्छा तो ये होता कि ये टर्म प्रॉपर स्टार्ट होता, और लेकिन बहरहाल नहीं हो सका अभी तक। तो नहीं पता कि कभी जाके फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो बच्चों, आप अनफॉर्चुनेटली वो बैच हो जिन्होंने अभी एएस की डिफ़िकल्टी लेवल को नहीं फेस किया। एग्जाम सेकेंड ईयर की क्लासेस में आ रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर है वो डिफ़िकल्टी का नहीं पता जो एएस में बच्चे फेस कर रहे होते हैं। तो आपको ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा रेस्ट ऑफ द टर्म में, पूरे टर्म में। तो मैं आपको आज की क्लास में अपने कोर्स आउटलाइन का, अपने पैटर्न का, डिवीजन, टर्म वाइज डिवीजन ऑफ टॉपिक्स का बता दूंगा। ये चीज़ें सारी मैं आपको भेज भी दूंगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर नाउ, मैं बस एक चीज़, ये बार बार बीप कर रहा है, ये बीप क्यों कर रहा है ये एक मिनट प्लीज। मेरे ख्याल से सरियावर अब्बास होस्ट भी नहीं है, अभी नहीं कर रहा हूँ। यही करो। उमर, एक तो ये कि अब मीटिंग को लॉक कर दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये कि मीटिंग को लॉक कर दें, फर्दर एंट्री बंद कर दें।
हेलो, ठीक है। जी जी उमर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी उमर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ऑलराइट, तो बेटा ये बस यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ काम। अब ये यहाँ से जरा देखते जाना, ये चीजें मैं तुम्हें भेजता भी जाऊंगा। सबसे पहले ये कि कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा देख लो अच्छी तरीके से। कोर्स आउटलाइन क्या है मैं आपको बताते चले जाता हूँ। अच्छा, अम, ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको भेज दूंगा, इसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना। ये पीडीएफ क्या है, इसमें सारी कोर्स आउटलाइन है। जल्दी जल्दी से देखते जाओ। पहले फर्स्ट टर्म को अच्छे से देख लेते हैं, फिर सेकंड टर्म को सेपरेटली देखेंगे। देखो बेटा, A2 के फर्स्ट टर्म में जो टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूडेड हैं उनमें मोशन इन अ सर्किल है। ये टॉपिक काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स वगैरह के सेक्शन से है, मैकेनिक्स के सेक्शन से है। उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो वहाँ पढ़े थे वो यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे होंगे, इस्तेमाल हो रहे होंगे। इसके बाद ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये भी मैकेनिक्स का ही टॉपिक है। तो ये दो टॉपिक्स जो स्टार्ट के हैं ये हमारे पास एएस की मैकेनिक्स के साथ रिलेटेड है। अच्छा, किस पे क्वेश्चन कितना फ्रीक्वेंटली आता है, किसके ऊपर कितना वेट होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाले दो टॉपिक्स हैं बाय द वे। तो मोशन इन अ सर्किल एंड ग्रेविटेशन फील्ड्स आर बोथ फ्रॉम मैकेनिक्स सेक्शन। उसके बाद हमारे पास तीसरा है ऑसिलेशंस। आपने एएस में पढ़ा था वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स में आपने दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक का नाम था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स और एक का नाम था सुपरपोजिशन। उसी सेक्शन में से ये तीसरा टॉपिक था जो सेकंड ईयर्स के लिए था, A2 के लिए था। इसका नाम है ऑसिलेशन। इसको लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, वैसे टॉपिक का नाम ऑसिलेशन। इसके बाद फोर्थ टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बात सुन, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आपने छोड़ एएस में दूंगा। भी पढ़ा है। हाँ क्या सही चल रही है? इधर से देर पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट लेट आएगा। तो आपने, मैं कह रहा था कि इस टॉपिक को बेटा यहाँ से अभी सेटिंग्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग अपने एंड पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। आप दरमियान में बोलते रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं कन्वे नहीं कर पाऊंगा चीजें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो सेक्शन है फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के फर्स्ट टर्म में क्या है, हमारे पास है मोशन इन अ सर्किल, हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाद हमारे पास है ऑसिलेशंस का चैप्टर। ये ऑसिलेशन का चैप्टर वेव्स एंड ऑसिलेशन के सेक्शन में से। रोटी बची है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वही चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि आपने एएस में पढ़ा हुआ है। आधा एएस में पढ़ा हुआ है और रिमेनिंग आधा सेकंड एएस में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सॉरी बेटा फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, आई होप अब आपको सर आप जब म्यूट ऑल कर रहे हैं तो उसमें एक चेक आ रहा है, वो ना हटा दें चेक। ले लो। बेटा बस 1 मिनट रुकना, मुझे मीटिंग की कैसे नहीं हुई। सर अनम्यूट देमसेल्व्स को ऑफ कर दें।
ऑलराइट, चलें बहरहाल, आई होप डिस्टर्बेंस नाउ। अच्छा, मैं बिगिनिंग से दोबारा से बता रहा हूँ कि टर्म वाइज कोर्स डिवीजन कैसे था, ज़रा यहाँ से देख लेना। डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा, ईमेल या व्हाट्सएप करवा दूंगा। आज मुझे पता चल जाएगा कि कैसे आपसे कम्युनिकेट करना है फर्दर, ईमेल से या व्हाट्सएप से। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर था जिसको आप लास्ट आखिरी के 3 महीने जो हमारी 2.5-3 महीने क्लासेस हुई थी ऑनलाइन, उनमें आप मेरे अपने पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप क्वेश्चंस करते थे अपने। अब वो नहीं करना होगा, वो नंबर का व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है। मैं एक दूसरा नंबर आपको दे दूंगा इसी वीक के अंदर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक इंशाल्लाह थर्सडे तक मैं आपको एक और नंबर दे दूंगा। उस नंबर के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस, क्योंकि शुरू की क्लासेस में तो इतने क्वेश्चंस आपके होंगे भी नहीं, तो मैं वेडनेसडे थर्सडे तक इंशाल्लाह आपको एक नंबर दे दूंगा जिस नंबर के ऊपर आप अपने जो है वो सारे क्वेश्चंस वगैरह मुझे भेज सकते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सेम क्लास में, और बाकी मैं उसको अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लूँगा, ठीक है। पिछला टर्म ऑनलाइन क्लासेस का सेक्शन बच्चों बहुत अनप्लान्ड था, क्योंकि वो सब जो है वो पेंडेमिक का आना और उसका फिजिकल क्लासेस से ऑनलाइन की ट्रांसफ़र होना, वो सारी चीज़ें बहुत सडन थी हमारे लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी, और ये सब कुछ काफ़ी नया था। तो हमें इसके साथ अपने आप को ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगा था चीज़ों को देखने के लिए, और उस वक्त हम लोगों ने इतना प्लानिंग के साथ नहीं किया था, हमने बस ज़रूरत का काम कर लिया था कि एटलीस्ट आप तक हमारा लेक्चर्स पहुंच जाएं, और अगर एग्जाम होता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो वो तो ये पर्पस था। लेकिन इस टर्म में तो हमें पता है कि हम ऑनलाइन ही जा रहे हैं। जो अभी से सब फोर्स, मैं तो यही कम से कम फोर्स ही कर रहा हूँ कि ये फिजिकल क्लासेस पे नहीं जाने वाला, तकरीबन इस टर्म में तो नहीं जाने वाला। इस वजह से हमें रहना तो पड़ेगा ऑनलाइन के ही ऊपर। इस वजह से हमें थोड़ी सी डिसिप्लिन का ख्याल करना होगा अपनी एंड के ऊपर, और अपने एंड के ऊपर से मेरा मतलब ये है कि डिसिप्लिन का ख्याल थोड़ा-सा आपने करना होगा। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उन्हें ज़हन में बिठा लो, और उन्हें अपने दोस्तों को भी कन्वे करना जो क्लास में आज अटेंड नहीं कर रहे। नंबर 1 ये है कि अब मेरा वो नंबर, व्हाट्सएप नंबर जिसके ऊपर आप पहले क्वेश्चन मुझे भेज दिया करते थे, वो एक्टिव नहीं है। मैं एक और नंबर आपके साथ शेयर करूँगा, व्हाट्सएप नंबर जिसके ऊपर आप क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये थी कि आगे आने वाली क्लासेस में हमारे पास जो रेगुलर असाइनमेंट्स हुआ करते थे फिजिकल क्लासेस में और आप उन्हें सबमिट करते थे, अब उनका एक एलएमएस के थ्रू हम मेथड निकाल रहे हैं कि आपको हम असाइनमेंट दें और उसकी वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आ जाए, सॉफ्ट कॉपी आ जाए, और फिर हम उसी से उसकी चेकिंग वगैरह करें। तो उसके लिए थोड़ा सा भी प्लान कर रहे हैं, वो भी आपको टाइम से बता देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे सिनेरियो में, जब आप और मैं सामने आमने नहीं है, तो उन चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल कर लेना, टाइमिंग का थोड़ा ख़्याल कर लेना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर दें, क्योंकि अब आपका जो ग्रेड है, आपको पता है ना कि एएस का भले आपकी फोरकास्ट ग्रेडिंग चली गई है, लेकिन उसका ए2 में जो फाइनल ग्रेड आएगा, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मीनिंग जो भी आपका ग्रेड होगा, वो आपके सिर्फ़ ए2 के 2 पेपर्स के ऊपर होगा, पेपर 4 एंड पेपर 5। यहाँ जो आपकी परफ़ॉर्मेंस होगी, उसी के ऊपर आपका फाइनल ग्रेड भी बनेगा। तो इस वजह से ये बहुत अहम साल हो गया। नॉर्मली जो इससे पहले हुआ करता था और होगा इंशाल्लाह आगे भी, वो ये कि बच्चों का 50% एएस और 50% ए2 से रिजल्ट बन रहा होता है। तो क्योंकि ए2 का डिफ़िकल्टी नोन है, ए2 का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हायर है, इस वजह से बच्चे एएस में रिलेटिवली अच्छा कर लेते थे। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ बच्चे ए2 तक आते-आते ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो वो ए2 में ज़्यादा बेटर कर लेते हैं। तो अब तो एएस का है ही नहीं, तो अब तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ए2 के ऊपर ही बेस बनाना है अपने ग्रेड का। इस वजह से, और दूसरी ये भी बात कि आपको अभी ये भी नहीं सही से पता कि आप एएस के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं। यानी एएस की वो चीज़ें जिनकी एएस में ज़रूरत है, उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम नहीं दिया। इस वजह से यहाँ पे सारे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, हमारी भी बढ़ जाती है, आपकी भी बढ़ जाती है। तो अब आपका सारा डिपेंडेंस जो है ग्रेड का, वो सेकंड ईयर्स के 2 पेपर्स के ऊपर है, पेपर 4 एंड पेपर 5। इन पेपर्स की सिनॉप्सिस का मैं कुछ देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कोर्स आउटलाइन को थोड़ा जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ। भेज मैं आपको दूँगा, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। देखते रहना बेटा, यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और टॉपिक्स के नीचे उसके सब टॉपिक्स यानी उसके बुलेट्स लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है मोशन इन अ सर्किल। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो 2 टॉपिक्स हैं, मोशन इन अ सर्किल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये दोनों टॉपिक्स मैकेनिक्स के सेक्शन से हैं, जिसमें आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा था, डायनामिक्स पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी।
उसके बाद आपके पास तीसरा टॉपिक है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का टॉपिक है वेव्स एंड ऑसिलेशन के सेक्शन में से फर्स्ट ईयर में आपने इसमें से पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स एंड सुपरपोजिशन। वहाँ जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे फेज के, इन सब चीज़ों के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे उनकी इस्तेमाल होगा, उनका यूज़ होगा, वेव्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर था, ये वो चैप्टर है जो आपने आधा एएस में पढ़ा हुआ है, हाफ इसका आपने एएस में पढ़ा था और रिमेनिंग हाफ आप ए2 में पढ़ेंगे। और आपको जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब आप कोर्स आउटलाइन, वो भी मैं आपको मेल करवा दूंगा, कोर्स आउटलाइन, या आपके पास पहले से शायद हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर निकालोगे तो उनमें से जो बोल्ड हुए हुए जिनका फॉन्ट बोल्ड में है, वो वाले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ए2 के लिए हैं, और जो बोल्ड नहीं हुए हुए नॉर्मल फॉन्ट में वो एएस के लिए हैं। तो एएस में जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा था, आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स की मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कैपेसिटेंस एक टॉपिक है जो आपने बैकग्राउंड में कभी कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में। पहले ओ लेवल्स में इंक्लूडेड था, लेकिन जब आपने ओ लेवल्स किया था तो वो OLL से भी 2016 में निकल गया था। तो कैपेसिटेंस को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन आपने इसको पढ़ा बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस को भी पढ़ेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो चैप्टर्स वो हैं जिनको आपने एएस में टच भी नहीं किया। ये वो है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े थे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये उनसे रिलेटेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। आपने शायद याद हो, आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा करते थे आप, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते थे, जिसमें राइट हैंड ग्रिप रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वगैरह, वो सारी चीज़ें, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास ए2 में बहुत डिटेल में। ओ लेवल्स और यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क ये है कि ओ लेवल्स में कॉन्सेप्ट्स तो थे लेकिन मैथमेटिकल डिटेल्स नहीं होती थी। यहाँ पे ए2 में आपके पास मैथमेटिकल डिटेल्स मेन है और जो कोर्स का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ज़रा कम है, तो मैथमेटिकल पार्ट से थियोरी को सपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत मैथमेटिक्स हिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स मैग्नेटिज्म। होपफुली वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग ही था, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पूरी ए2 के कोर्स में, वैसे इन जनरल है मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा। ऑल्टरनेटिंग करंट्स एक चैप्टर है, इस बारे में आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ओ लेवल्स में, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स को भी एक नए स्टाइल से देखेंगे, उसकी मैथमेटिक्स देखेंगे, इंडक्शन लॉस पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, और रेक्टिफिकेशन है। एक जो बुलेट यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जो पता नहीं क्यों इरेज हो गई है, वो है स्मूथिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो स्मूथिंग है, तो मैं आपको जब ये भेजूंगा तो उसमें देख लूंगा ये करेक्ट हो जाए। जो एक बुलेट यहाँ मिसिंग है वो है स्मूथिंग ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट, इस तरह से। अच्छा, तो बच्चों ये जो 7 टॉपिक्स आपके पास दिख रहे हैं, ये सारे 8 टॉपिक्स, सॉरी, ये सब के सब 8 टॉपिक्स हैं जो A2 के फर्स्ट टर्म में हम करेंगे, यानी दिसंबर तक करेंगे। नॉर्मल क्लासेस में जब वो फिजिकल क्लासेस हो रही होती हैं तो 4 क्लासेस पर वीक के हिसाब से हम बड़े कन्वीनियंस के साथ इसको पूरा करा रहे होते हैं, आराम से पूरा हो जाता है। बस ये कि थोड़ा सा आखिर तक जाता है, जैसे केमिस्ट्री का होगा तो वो तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले यूजुअली खत्म हो जाता है, लेकिन फिजिक्स का क्योंकि लेंथ ज़्यादा है थोड़ी कोर्स की, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है फिजिक्स एंड बायो की, इस वजह से टर्म एंड तक जा रहा होता है, यानी आप दिसंबर के पहले वीक तक भी पढ़ रहे होंगे इसके बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में। अब क्योंकि क्लासेस टोटली ऑनलाइन है तो आपके रिस्पॉन्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा पेस कैसे जाएगा। मैं होप कर रहा हूँ कि हम अपनी रेगुलर फिजिकल क्लासेस के बराबर ही पेस को लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग प्रॉपरली साथ साथ चलते रहोगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में ये वाले 7 टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा सा इन टॉपिक्स की डिटेल आपको बता दूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे हैं। पहले इसको ज़रा सफाई कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ सेकेंड टर्म के टॉपिक्स के बारे में। बच्चों थोड़ा सा अटेंशन से सुनना, यहाँ पे कुछ डिटेल्स डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि हमारे पास सीधे सीधे टॉपिक्स हैं। क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का वो टॉपिक है जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा, यानी ऑल न्यू फिजिक्स फॉर यू। सुना बहुत होगा बच्चों ने इसके बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत सारी मूवीज में, कार्टून्स में, लेकिन बहरहाल ये क्वांटम फिजिक्स जो है हमारे लिए कोर्स के हिसाब से एक बिल्कुल ऑल न्यू सेक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स है। इससे पहले जितना आपने पढ़ा और इसके बाद भी जितना पढ़ते रहोगे कोर्स में, वो सारी क्लासिकल फिजिक्स है। ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है,
ये आपके सेकंड ईयर के कोर्स का वो सेकंड चैप्टर है, ये वो सेकंड चैप्टर है जो एएस एंड E2 में डिवाइडेड है। एएस में आपने इसमें से पढ़ा था पार्टिकल फिजिक्स का सेक्शन, E2 में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का सेक्शन। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मैथमेटिकल है, बहुत मैथमेटिकल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्मल फिजिक्स के 3 चैप्टर्स हैं, और इनका आपने एएस में कुछ भी नहीं पढ़ा इनका। और ये 3 जो चैप्टर्स हैं थर्मल फिजिक्स के, इनका आपने ओ लेवल में जरूर पढ़ा था। तो अगर मैं जल्दी जल्दी इनको ब्रीफली आपके सामने रिपीट करूँ, जैसे आइडियल गैसेस है, ये आपके लिए ऑल न्यू फिजिक्स होगी। इससे रिलेटेड आपने ओ लेवल्स में सिर्फ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वो जो प्रेशर वॉल्यूम लॉ होता था वो पढ़ा था। अब यहाँ पे काफी डिटेल्स हैं। टेम्परेचर में, टेम्परेचर यानी जो सेकंड चैप्टर है, टेम्परेचर में आप लोग थर्मोमीटर्स के डिजाइन पढ़ेंगे, और उनकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, उनकी इम्प्रूवमेंट्स पढ़ेंगे। थर्मोमीटर की 2 पर्टिकुलर टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स की डिटेल्स पढ़ेंगे। उनमें से एक है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर और एक है थर्मोकपल थर्मोमीटर, जिसको थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी कहते हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं हम इसके बारे में ओ लेवल्स। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें हैं। तो ये है थर्मल फिजिक्स का सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट जो आप यहाँ पढ़ेंगे आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। जो आपने ओ लेवल्स में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, वहाँ आपने डायोड्स पढ़े थे और आपने ट्रायोड्स पढ़े थे, ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पे आप एक आईसी के बारे में पढ़ेंगे, सेंसिंग डिवाइस है, उसका नाम है ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्शन है ये ऑल न्यू फिजिक्स होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में डायोड्स एंड एलईडीज इस्तेमाल तो होंगे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इंटरनल डिजाइन एंड देयर ऑपरेशंस। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल चैप्टर है। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा होगा आपको, इमेजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इमेजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स में 4 मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, जिन्हें हम कहते हैं ना नॉन इन्वेजिव मेथड्स ऑफ इमेजिंग इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। आप सबने सुना होगा ना कि हमारी डिजीजेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनल बॉडी इमेजिंग की जाती है, जिन बहुत सुना होगा आपने, एक्सरेज होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में तो बहुत ज्यादा होते हैं एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स आपने सुना होगा, एमआरआई आपने सुना होगा, आपने सीटी स्कैन सुना होगा। ये 4 डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो नॉन इन्वेजिव हैं, ठीक है ना। इन 4 मेथड्स की हमने बायोलॉजिकल साइंसेस नहीं पढ़नी है कि इनसे जो है ना मतलब एक फिजिशियन को क्या पता चल रहा होता है, हमें इनकी इंस्ट्रूमेंटेशंस पढ़नी है। मिसाल में जैसे एक्सरेज है, तो हमने ये नहीं पढ़ना कि जो एक्सरेज हैं उसका मेडिकल में क्या क्या डिफरेंट, मतलब ऑर्थोपेडिक्स में एक्सरे किस तरह से लिया जाता है, या जब आई सर्जरी में एक्सरेज का यूज होता है तो वहाँ पे क्या यूज है, ये सब नहीं पढ़ना। हमने पढ़ना है एक्सरे डिवाइस क्या होती है, हाउ इट वर्क्स, हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद हमने पढ़ना है एक्सरे का प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, मतलब पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे अल्ट्रासाउंड्स हैं, तो हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड्स बनाई कैसे जाती है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, उनको पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बनाया जाता है, उनके लिए प्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, कपलिंग जेल्स इस्तेमाल होते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड को प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस क्या है, उन्हें पेशेंट की बॉडी पे अप्लाई कैसे किया जाता है। तो 4 डायग्नोस्टिक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, एमआरआई, सीटी स्कैन्स। इनके बारे में आपने पढ़ना है, हर साल के पेपर में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आखिरी ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पहले नाम हुआ करता था टेलीकॉम, लेकिन बाद में चेंज करके कम्युनिकेशन कर दिया गया, कोर्स में थोड़ा सा चेंज हुआ, और आपके नेक्स्ट ईयर वालों के लिए टॉपिक ही खत्म हो रहा है कम्प्लीटली 2022 में। 2022 में टॉपिक ही नहीं होगा, बहरहाल आपके लिए होगा 2021 में। कम्युनिकेशन में हमारे पास एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, AM FM रेडियो ट्रांसमिशन है, टेरेस्ट्रियल टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन ट्रांसमिशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, लेकिन थ्योरेटिकल है, कम मैथमेटिकल। तो मैथमेटिक्स काफ़ी कम है और थियोरी काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्शन के अंदर। तो ये सारा कुछ हो गया कम्युनिकेशन के बारे में, और कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, इसमें
मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो बेटा, थोड़ा सा गौर से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक नंबर 7 सेकंड टर्म का जो दिख रहा है, इमेजिंग ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। एक तो ये कि इसमें एक फोर्थ बुलेट दिख नहीं रही है इस प्रिंट में। फोर्थ बुलेट क्या है? फोर्थ बुलेट के अंदर आपके पास चौथा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और एक्सरेज। यहाँ पे सीटी स्कैन्स नहीं है, तो सीटी स्कैन आपके कोर्स का पार्ट है। एक और बात ये कि जब आप कैम्ब्रिज की कोर्स आउटलाइन देखोगे, गौर से सुनना बेटा, इस बात को कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना बाद में। अगर आप कैम्ब्रिज की कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो उसमें आपको इस नाम का, हाँ देखो, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर नेम का कोई टॉपिक नजर नहीं आया। उन्होंने 2017 में किया ये था। 2017 से पहले ये टॉपिक था, इसका नाम था मेडिकल फिजिक्स, और इसमें यही कुछ था जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। 2017 में किया उन्होंने ये कि जो टाइटल है ना, इमेजिंग ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर यानी मेडिकल फिजिक्स, इसको डायरेक्ट सेंसिंग भी कहते हैं, इस टॉपिक का नाम खत्म कर दिया। और इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड, इन चारों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कोर्स के डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या किया? टॉपिक का टाइटल खत्म किया, लेकिन टॉपिक कंप्लीटली वैसे ही अपने एक एक वर्ड के साथ, एक एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ टॉपिक वही है जो वो पहले हुआ करता था। मीनिंग मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बता रहा हूँ, आई होप बात कन्वे हुई होगी आपको। देखो, जैसे आपके पास है अल्ट्रासाउंड, गौर से सुनना मेरी बात, अल्ट्रासाउंड ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। फर्क ये पड़ा है कि टॉपिक वेव्स के सेक्शन में चला गया। जो फर्स्ट ईयर का वेव्स था उसमें A2 का एक पार्ट बढ़ गया और वो था अल्ट्रासाउंड, ये वहां फेंक दिया इन्होंने। इसी तरह से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI या NMR, ये जो मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, इसको इन्होंने खत्म नहीं किया। हर चीज एग्जैक्टली वैसे ही रखी, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्सरेज है, इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया मॉडर्न फिजिक्स में, यानी कि क्वांटम फिजिक्स में। इस तरीके से इन्होंने किया ये कि हर टॉपिक को वैसे ही रखा, उसकी जगह बदल दी। तो मैंने इसको यहाँ पे एक जगह करके रख दिया क्योंकि तमाम प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस बात मेरी समझ आ गई होगी। यानी जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वो टॉपिक्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं कोर्स में, लेकिन सिर्फ इस 7th टॉपिक ऑफ सेकंड टर्म में उन्होंने डिवीजन बदल दी है, उनकी जगह बदल दी है। ठीक है, अब बेटा जल्दी लिए से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 2 जो मैं आपको भेजूंगा, ये 3 पेजेस भेजूंगा, इसके पेज नंबर 2 के ऊपर ये देखें पेपर की सिनॉप्सिस हैं। आप सेकंड डेज में आएंगे, जब पेपर देंगे इंशाल्लाह, तो आपको 2 पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक है पेपर 4 और एक है पेपर 5। पेपर 4 एक स्ट्रक्चर्ड पेपर है, 2 घंटे की एक्सरसाइज है, और ये A2 के हिसाब से देखा जाए, यानी कि A लेवल्स के हिसाब से देखा जाए, तो इसकी प्रोपोर्शन जो है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 38.5 है। जब आप फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे थे ना, तो पहली क्लास में मैंने आपको वहां भी ये बताया होगा कि पेपर 4 का इतना वेटेज होता है, सबसे बड़ा वेटेज होता है पूरे A लेवल की 5 पेपर्स में, सबसे बड़ा वेटेज है इसका। तो अगर A2 के 50% को कंसिडर करें तो ये 38.5% है। लेकिन बच्चों, क्योंकि तुम लोग A2 नहीं, अब यानी आपका AS का रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका तो यही 100% है, ये 50% नहीं है। तो क्या हम इस बात को समझ सकते हैं आसानी से कि ये फिर 38.5% नहीं है, बल्कि इसका डबल हुआ। तो 38.5 का डबल हुआ आपके पास ये, ठीक है ना। इसी तरीके से जो 11.5% नजर आ रहा है, 11.5% नहीं है, बल्कि हमारे पास इसका डबल है, यानी कि 23% है। ठीक है, तो ये हमारे पास 23% है बच्चों। अब आप लोगों के लिए, पर्टिकुलरली आप बच्चों के लिए, क्योंकि आप जो है वो AS के रिजल्ट पे बेस नहीं कर रहे, आपका सारा रिजल्ट A2 में है, तो आपका पेपर 5 जो होगा वो आपको 23% की वेटेज देगा, और जो 77% की वेटेज है वो आपकी आ रही होगी पेपर 4 में से। आप अंदाजा लगा लें कि ये दोनों पेपर्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है इन दोनों पेपर्स की। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सिनॉप्सिस जल्दी से देख लें। मैं आपको पेपर 4 वैसे पढ़ाना नहीं होगा, सॉरी पेपर 5 में नहीं पढ़ा रहा हूँ। पेपर 5 आपको एक दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, मैं उनके साथ सपोर्ट में होऊंगा, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। जाहिर है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं अपना इनपुट देता रहूँगा, लेकिन आई एम श्योर पेपर 5 अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे इंशाल्लाह। पेपर 5 इसलिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसके साथ होता है कि बच्चे इसको, क्योंकि इसकी क्लास वीक में एक दफ़ा होती है, तो बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि इसका टाइटल भी प्रैक्टिकल टेस्ट है,
तो क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट है तो ये इजी टू हैंडल होगा, हम आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे। याद रखिएगा इसका टाइटल जरूर एडवांस प्रैक्टिकल स्किल है, लेकिन इसमें आपके प्रैक्टिकल स्किल चेक नहीं होंगे, आपके प्रैक्टिकल स्किल की नॉलेज चेक होगी। मीनिंग जिस तरह से ओ लेवल्स का एटीपी होता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास यहाँ नॉट एग्जैक्टली एटीपी, लेकिन ये क्लासरूम प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिकल रिलेटेड। तो वो टीचर जो भी लेंगे वो आपको पहली क्लास में इसकी तफसील बता देंगे। और क्योंकि जाहिर है मैं आपके साथ हूँ, तो मैं भी इनपुट करता रहूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, टर्म एंड के ऊपर खास इनपुट करूँगा इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास जो पेपर 5 23% हो गया, अब पेपर 4 है जो कि आपके पास 77% की वेटेज है पूरे असेसमेंट ऑफ ए लेवल्स में। पेपर 4 के बारे में सुन लो बच्चों। पेपर 4 में हमारे पास कोई कुल मिला के 11-12 क्वेश्चन होते हैं। कोई फिक्स नंबर नहीं है, वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं विद वेरिएबल मार्क वैल्यू। आपके पास कोई क्वेश्चन का फिक्स नंबर नहीं है कितने क्वेश्चंस आएंगे। 11-12 क्वेश्चंस कभी आते हैं, कभी ये 13 भी हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली 11 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। और इन क्वेश्चंस का वेरिएबल मार्क वैल्यू होता है। कोई क्वेश्चन 7 नंबर का भी होता है, 6 नंबर का भी होता है। तो बिल्कुल वैसा जैसे पेपर 2 था आपका एएस का, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ये पेपर है, स्ट्रक्चर्ड है कम्प्लीटली। इसमें स्कोर करना बहुत आसान है अगर आप प्रिपेयर्ड अच्छे हैं। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ये बहुत आसान पेपर है, पेपर तो जाहिर है A2 यानी ए लेवल्स में अगर आप सारे पेपर्स में कंपेयर करें तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर है। जैसे पेपर, क्योंकि जाहिर इसमें रिस्पॉन्सेज चेक होते हैं आपके, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट की तरह नहीं है कि कुछ स्किल डेवलप कर लिए पेपर 3 की तरह और आपने आसानी से कर लिया। बहुत सारी नॉलेज आपकी चेक होती है इसमें। आसान मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर आपके पास इस तरह से होता है ना कि जैसे पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का, ये मैं एग्जैक्टली वो रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पेपर 2 के लिए कहा होगा, एग्जैक्टली वो रिपीट कर रहा हूँ। उस वक्त मैं आपके सामने था, अब जाहिर है मेरी सिर्फ आवाज आ रही होगी। तो पेपर 2 के लिए जो कहा था क्या कि इस पेपर्स में अटेम्प्ट करना इसलिए या स्कोर करना इसलिए रिलेटिवली आसान होता है दूसरे पेपर से कि इस पेपर का इस जो क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, उनका पहला पार्ट यूजुअली होता है डिफाइन, डिस्क्राइब, स्टेट, ये वाला। सेकेंड पार्ट यूजुअली होता है ड्राइव, डिड्यूस, कैलकुलेट। और थर्ड पार्ट यूजुअली होता है सजेस्ट, हाउ, गिव अ रीजन, यानी कि फॉलो पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में बच्चा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है कि वो कितनी फिजिक्स जानता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पूछा गया है। तो आपकी पूरी प्रॉपर फिजिक्स चेक होती है अच्छे से। जबकि जैसे पेपर 1 की एग्जांपल है, पेपर 1 में आप कितने भी अच्छे प्रिपेयर्ड हो, अगर आप उस मोमेंट कंफ्यूज हो गए तो या तो आप 1 मार्क स्कोर कर रहे होंगे या 1 मार्क लूज कर रहे होंगे। तो नॉकआउट स्टाइल है पेपर 1 का। लेकिन पेपर 4 में काफी स्पेस मिल जाती है बच्चे को कि अगर उसने किसी कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक की तो स्टेटमेंट में तो इस मिस्टेक नहीं करेगा ना। जब उससे पूछा जाएगा स्टेट व्हाट इज मेंट बाय या डिस्क्राइब या डिफाइन, उसमें तो उसने रेक्टिफाई की हुई होंगी ना चीजें, अच्छे से जहन में बैठी हुई चीजें होंगी। गलती कर सकता है कैलकुलेशन में, गलती कर सकता है डिड्यूस करने में, ड्राइव करने में, किसी स्टेप में, है ना, रीजनिंग में। तो आपको अच्छा स्पेस मिलता है स्कोर करने के लिए। तो ये पेपर है। इस पेपर का जो यूजुअली जो इसका जो वो होता है थ्रेशोल्ड होता है फॉर ए ग्रेड, वो यूजुअली 50 से 60 के आसपास होता है। तो कम से कम ये 49 भी रहा है 2007 में, और ज़्यादा से ज़्यादा 64 65 पे भी जाता है। कभी रेयरली थोड़ा बहुत और ऊपर गया है, लेकिन यूजुअली ये 50 और 60 के दरमियान में इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड होता है। 100 नंबर का पेपर है, 50 से 60 नंबर के दरमियान में इसके ए ग्रेड का थ्रेशोल्ड होता है। इस पे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन मार्क्स को भी स्कोर करना इक्वली चैलेंजिंग होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो पेपर 4 बहुत स्कोरिंग पेपर है, लेकिन कब? जब आप प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर तो सिनेरियो डिफरेंट है। तो गॉड फॉरबिड ऐसा हो, आप प्रिपेयर्ड होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेटा मैं जरा जल्दी से बता दूं कि किन चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होते हैं, किन के ऊपर ज्यादा नहीं आ रहे होते। बस एक रफ सा आइडिया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो पास्ट में होता रहा है, जो कैम्ब्रिज ने रखा है तरीकेकार, उसके ऊपर बता रहा हूँ। जल्दी से सुनते जाना और अगर चाहो तो लिखते भी जाना। बहुत कम ऐसा होता है कि मोशन इन अ सर्कल के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन सेट हो जाए। कंप्लीट क्वेश्चन मोशन इन अ सर्कल पे सेट होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। जब आपके पास बुक्स आ जाएंगी, पास पेपर्स की बुक्स हम कुछ दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे,
तो आप रियलाइज करेंगे, खुद देखेंगे कि बहुत ही पतला सा सेक्शन होता है मोशन इन अ सर्किल का, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन ऑन मोशन इन अ सर्किल नहीं आ रहे होते, बहुत ही कम आ रहे होते हैं। ठीक है, अंदाजा लगाओ इससे कि 2007 के बाद पहले नवंबर 2007 में क्वेश्चन आया मोशन इन अ सर्किल पे, उसके बाद वेरी नेक्स्ट टर्म जो जून 8 था उसमें आ गया, उसके बाद आया 2010 में। तो इस मतलब काफी गैप होता है क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इनफैक्ट टॉपिक्स में सबसे कम समझ सकते हो। इसके बाद जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, हर साल बगैर किसी गैप के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, पास्ट में होता रहा है कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन सेट होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देख रहे हो बेटा, इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन सेट होता है मोशन इन अ सर्किल के ऊपर। सॉरी मैंने कहा मोशन इन अ सर्किल पे नहीं, लेकिन ग्रेविटेशन फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन सेट हो रहा होता है। ग्रेविटेशन फील्ड का क्योंकि एक पार्ट है एनालिसिस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। ग्रेविटेशन फील्ड, सर्कुलर मोशन एक अलग टॉपिक है, लेकिन ग्रेविटेशन फील्ड में सैटेलाइट मोशन के नाम से या एनालिसिस ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से, आपके पास एक एनालिसिस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स के नाम से आपके पास एक टॉपिक है जिसमें सैटेलाइट मोशन के बारे में पढ़ते हो। उसमें सर्कुलर मोशन ही रिवाइज होगा आपका, उसके ऊपर सैटेलाइट के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होता है, एक पार्ट आ रहा होता है। इस वजह से एक मेन क्वेश्चन ग्रेविटेशन फील्ड्स के ऊपर होता है, उसका एक पार्ट सर्कुलर मोशन के ऊपर होता है। ठीक है ना। अच्छा, ऑसिलेशंस के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन सेट हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस बहुत कम पूछे जाते हैं, इनके ऊपर काफी कम क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन मोशन इन अ सर्किल से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चंस मोशन इन अ सर्किल के मुकाबले में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक छोटा टिक लगाता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाओ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वो चैप्टर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, इनके ऊपर मिलके एक क्वेश्चन हर साल बगैर गैप के आपके पास एक क्वेश्चन बन रहा होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होता है। ठीक है ना। कोई ऐसा साल नहीं मिलेगा आपको जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्वेश्चन ना हो और मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन ना हो। जरूर होता है मैग्नेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैग्नेटिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि क्वेश्चन आपके पास आ रहा होता है मैग्नेटिज्म पे, उसका एक आध पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है, या मेन क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आ गया, उसका एक आध पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे हो गया। ठीक है, तो इनके ऊपर मिल के मतलब एक क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी रेयरली इनके ऊपर दो क्वेश्चंस भी आते हैं, वन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वन ऑन इंडक्शन। इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, इसको बहुत कम पूछा जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट्स के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, तकरीबन उतना कम, उतना फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अच्छी बात है कि इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी आसान होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्कोरिंग होते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट्स के जो क्वेश्चन बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं यूजुअली इन क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास है क्वांटम फिजिक्स। इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन रखा हुआ होता है। इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन रखा हुआ होता है क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, हाँ बेटा, पार्टिकल एंड न्यूक्लियर में से न्यूक्लियर फिजिक्स ये 2 का पार्ट है, इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन रखा हुआ होता है। इसी तरीके से आपके पास ये पूरा सेक्शन जो है, इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन होता है आइडियल गैसेस, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड इसके ऊपर, मतलब इन सब पे एक नहीं होता, इन पे सब पे मिलके एक होता है। मोस्टली वो क्वेश्चन आइडियल गैसेस के ऊपर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चंस थर्मल प्रॉपर्टीज के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर भी होता है। तो इस तरह से इस सेक्शन पे से एक क्वेश्चन मिल रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से डेफिनेट एक क्वेश्चन मिलता है, डेफिनेट एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। एक पूरा क्वेश्चन इमेजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलता है, कभी अल्ट्रासाउंड पे, कभी एमआरआई पे, कभी एक्सरेज पे, कभी इनकी कंपैरिजंस पे। ठीक है, और एक क्वेश्चन टेलीकॉम के ऊपर, यानी कि कम्युनिकेशन के सेक्शन के ऊपर आपको मिल रहा होता है। तो ये तो वो डेफिनेट क्वेश्चंस हैं जो आपको हर साल के पेपर्स में मिल रहे होते हैं। जिनके ऊपर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कम है वो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, कैपेसिटेंस है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम काफी हद तक ये जहन में पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि इन सेक्शन के ऊपर टॉपिक बनता है। अब इन सेक्शंस के ऊपर जब टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ तो मैं विद इन टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि इन पे, क्योंकि ये जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है तो ग्रेविटेशन फील्ड बहुत बड़ा चैप्टर है,
विद इन ग्रेविटेशन फील्ड आपके पास एक है ग्रेविटेशनल फील्ड्स, एक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स, इसी तरीके से एक है एनालिसिस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसी तरह से एक है सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो ये इस और भी डिविजन्स हैं। तो इनमें किस पे ज्यादा क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी होती है वो मैं आपको विद इन टॉपिक्स बताता रहूंगा। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर थी, ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपकी जो पास्ट पेपर्स की बुक्स हैं वो प्रिंटिंग पे हैं, उनमें कुछ अपडेट किया था लास्ट ईयर से, तो वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं या इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो मैंने करवा ली हैं, वो प्रिंट हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो जैसे ही आपके पास कॉलेज के पास से आ जाएगा नोटिस, तो आप वो जल्द से जल्द बुक्स को ले लेना। और उन बुक्स को लेना इस स्टेज पे ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपने वो बुक्स अभी नहीं ली तो फिर जो आपके पास काम जाना शुरू होगा तकरीबन एक से नेक्स्ट वीक से कुछ ना कुछ आपके पास काम जाना शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर आपको वो लेना चाहिए, ठीक है ना, फ़ौरन से बुक्स जैसी आपको कह दिया जाए। मैं अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था, और वो बुक्स क्या थी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि वो बुक्स क्या थी। तो बेटा तुम लोगों को याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कुछ बुक्स के बारे में बताया था, वही बुक्स यहाँ पर भी हैं। उनमें से A2 के लिए AS में बुक्स पढ़े बिना भी काम यूँ निकल जाता है कि AS में आपके नोट्स भी आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं, और बुक्स से कोई ख़ास इतना ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से ज़्यादातर ने वो जो कोर्स बुक भी लिखी गई है उसको भी कभी देखा होगा, ज़्यादातर नोट से काम चल जाता है। A2 में भी नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, मेन है तो नोट्स ही कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वही आपकी मेन रिसोर्स होते हैं। लेकिन बुक्स पढ़ने से काफ़ी एज मिलता है, काफ़ी हेल्प मिलती है, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए बुक। तो पर्टिकुलरली सेकेंड ईयर्स में मैं एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट फ़ेब तक, यानी क्योंकि आपके एग्जाम फिर मई में हो रहे होते हैं, तो फरवरी तक जब तक आपका फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होता, यूँ ज़ाहिर मार्च में आके जिसे फाइनल फेज कहना चाहिए प्रिपरेशन का, कि बस अब फाइनल चीज़ें स्टार्ट करें, वो आप मार्च में जाके स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो फ़ेब तक ज़रूर अपने रूटीन में रखना चाहिए कि वीक में कोई 1 दिन या 2 दिन हो जब आपने वीक में जितना कुछ फिजिक्स पढ़ा है उसको बुक्स में से भी एक दफ़ा देख लें। तो बुक्स को अपनी रीडिंग हैबिट बनाओ, और वीक में एक आध दिन ज़रूर रखो बुक्स का। आई एडवाइस कि आप 2 दिन रखें, 1-1 घंटा कम से कम। जो भी टॉपिक्स आपके करंट पढ़ाए जा रहे हों उन टॉपिक्स के बारे में बुक से पढ़ें, तो एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉलेज मिलता है बुक से। और नोट्स तो ज़ाहिर है मैं उनको मेन रिसोर्स कहता हूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो बता रहे होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है पेपर्स के हिसाब से, ठीक है। जिन बुक्स को मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था वो भी, और अगर किसी ने ना सुनी हो, किसी ने मिस किया हो सारा कुछ, तो मैं आपको बताते जाता हूँ। एक बुक है जिसको कैम्ब्रिज ने इंडोर्स किया है, कुछ सालों पहले थी तो वो पहले भी, लेकिन कैम्ब्रिज की इंडोर्समेंट के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। उसके ऑथर का नाम है डेविड सैंग। डेविड सैंग कोर्स बुक है, अच्छी बुक है। इसके अंदर पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, सिवाय कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के जिसका उन्होंने मेंशन किया है कि उसको डिफरेंट बुक से पढ़ा जा सकता है। वो मैं टाइम से बताता रहूँगा आपको, लेकिन एक मुनासिब अच्छी बुक है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं कह सकते, लेकिन कोर्स बुक के हिसाब से एक मुनासिब बुक है डेविड सैंग, ठीक है। कैम्ब्रिज ने इसको इंडोर्स किया, राइट। इसके बाद और जो रेफरेंस बुक्स हैं इसके अलावा, उनमें से एक है रॉजर मैनकास्टर, अच्छी बुक है। एक बुक है रॉबर्ट हचिंग्स। मैंने इसके लिए जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो कुछ डिटेल्स बताई थी, अभी मैं रिपीट कर दूंगा। रॉबर्ट हचिंग्स एक बुक है, वो भी अच्छी है, इसको भी ले सकते हो। एक बुक के ऑथर का नाम है जिम ब्रेथॉफ्ट। एक है माइक फ्रंडल। एक है स्टीव एडम्स। अच्छा, पढ़नी चाहिए। अच्छा, 2 बुक्स हैं जिनके मुझे ऑथर्स के नाम, क्योंकि चाइनीज नेम्स याद नहीं होते हैं,
तो एक का टाइटल है पैसिफिक A-level फिजिक्स, लेकिन बेटा बुक टाइटल है ऑथर का, वैसे ऑथर का नाम मुझे याद हो गया है, आगे पता नहीं क्या था, पॉल योंग इस तरह से कुछ है। अच्छा, पॉल योंग शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ये इसके ऑथर का नाम है। लेकिन बुक स्टोर वाले भी इस बुक को टाइटल से ही जानते हैं। ये नाम जो है ये ऑथर्स के घर वालों को भी बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। अच्छा, फिलहाल ये कि ये बुक हो गई एक। इसके बाद दूसरा जो है वो है कैलकुलेशन फॉर A-level फिजिक्स। बेटे बच्चों वही बुक है जिसकी फर्स्ट ईयर में मैं बहुत आपको फोटोकॉपीज देता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस, कैलकुलेशन, वो है ही कैलकुलेशन की बुक। अच्छा, मैं इसका ऑथर चाइनीज नहीं है, मेरे पास सामने रखी हुई भी है, मैं आपको चले मैं लिख के भेज दूंगा आपको ये इसका नाम, तो इसके ऑथर का नाम, ठीक है। तो बेटा ये दो बुक्स हैं जिनके मैंने टाइटल लिखे, और ऊपर जो बुक्स हैं उनके मैंने ऑथर के नाम लिखे। इनमें से कैलकुलेशन फॉर A-level फिजिक्स तो मैं उसी फ्रीक्वेंसी से अभी भी आपको वर्कशीट्स भेजता रहूंगा, बहुत अच्छी वर्कशीट्स बन जाती हैं इससे। और इसके अलावा पैसिफिक और यानी पढ़ने में जो बुक्स आपको चूज करनी है वो आपको सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी बुक्स चूज करनी है, तो खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना, उन बुक्स के बारे में। तो आपको इनमें से कोई भी बुक, कोई भी एक बुक हो वो अच्छी रहेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने फर्स्ट ईयर में आपको कुछ चीजें मेंशन की थी, आज दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है बुक्स, उनमें से एक है स्टीव एडम्स, जिससे आप सिर्फ एग्जाम नहीं प्रिपेयर करते हैं, आप अपनी फिजिक्स की इनसाइट बेहतर करते हैं। फिजिक्स की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, वो आपकी बेहतर होती हैं इसमें से। स्टीव एडम्स में से ये सही फिजिक्स है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है इस बुक का कि क्योंकि ये बुक ज़रा कॉम्प्रीहेंसिव है, तो हम, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो आदी नहीं है कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ों की, हम शॉर्टकट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इस वजह से ये बुक्स इतनी फेमस नहीं है और इस बुक्स को लोग नहीं ज़्यादा पढ़ते। तो इस वजह से ये बुक्स जो हैं इनकी जगह लोग दूसरी बुक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये मार्केट में मिलती नहीं है। लेकिन मेरे पास हैं तो मैं इसकी फोटोकॉपी जो है वो अवेलेबल करा सकता हूँ अगर आपको चाहिए। फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे, आप में से हाइब्रो के बहुत सारे बच्चों ने मुझसे फोटोकॉपी कराई थी, तो उनके पास आज भी पड़ी हुई होगी। अच्छी बुक है, अगर उन्होंने पढ़ी है तो उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि इस बहुत अच्छे से आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके चलती है। बहुत अच्छी बुक है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। अगर आप फिजिक्स में वीक हैं, फिजिक्स में आप अच्छे हैं, मैथ आपकी अच्छी है, मैथ आपकी अच्छी नहीं है, जो भी है, ये बुक सबके लिए बहुत अच्छी बुक है जनरली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो बच्चे जिन्हें पर्टिकुलरली मैथ से खौफ आता है, जो मैथ से स्केर्ड हैं, मैथ जिनको मुश्किल लगती है, उनके लिए हमारे पास, मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, रॉबर्ट हचिंग के नाम से एक बुक है। अच्छी बात इस बुक की खूबी है कि ये बुक जो है ये स्टार्ट करती है थ्योरेटिकल डिटेल से। जो जितनी भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स आती है उसको ये बहुत अच्छे से वर्ड्स में सिखाती है आपको। तो जिन बच्चों के पास अगर मैथ नहीं है या जिनको मैथ मुश्किल लगती है, उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। रॉजर मनकास्टर जनरली अच्छी बुक है, ब्रेथ ऑफ जनरली अच्छी बुक है, माइक रंडल भी जनरली अच्छी बुक है, डेविड सैंग भी मुनासिब है। बट ये दो बुक्स थी जिनकी स्पेशल डिटेल्स मैंने आप बताई थी। बस एक छोटी सी बात ये, और इसमें ये जो बुक है रॉजर मनकास्टर, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्हें मैथ मुश्किल लगता हो। तो बस इस बुक की, अगर आप वो बच्चे जिन्हें मैथ मुश्किल लगती है वो ये बुक से फिजिक्स पढ़ेंगे तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से इस बुक को ना देखिएगा। रॉबर्ट हचिंग्स पे जाएं या किसी भी और बुक पे जाएं, मनकास्टर पे ना जाएं, क्योंकि मनकास्टर काफ़ी मैथमेटिक्स है उसमें। इनफैक्ट उसका उसका जो बेसिक फिजिक्स बताने का तरीका है वो मैथमेटिकल है। तो ये सारी बुक्स के बारे में डिटेल्स हो गई। तो बेटा आज जितना टर्बुलेंस हुआ क्लास में, आई होप कि कल इतना रफनेस नहीं होगा, कल स्मूथ होगा क्लास, रिलेटिवली स्ट्रीम होगा, उस क्लास को हम अच्छे से कर पाएंगे। आज जो अभी तक बीप्स आ रही हैं ज्वाइन इन एंड उसका ज्वाइन करने की बच्चों की, तो वो सब मैं आज रिजॉल्व करवा लेता हूँ, तो कल की क्लास स्मूथ होगी। और कल मैं अपना पहला चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगा, जिसके लिए फिर फर्दर ये नहीं होगा कि जी अब रिविजन करवा दें, वो चीज़ मिस हो गई थी। तो कल से पहला लेक्चर होगा, पहला टॉपिक होगा मोशन इन अ सर्किल। तो आज के लिए यहाँ पे हम एंड करते हैं। होपफुली मैंने जितना आज इन्फॉर्मेशन दिया वो आप लोगों ने सीख लिया होगा, उसको अपने जहन में बिठा लिया होगा। तो हम कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, आपने क्लास अटेंड की।
फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।